क्या कोई महान राजधानी सचमुच एक ही रात में गायब हो सकती है, या उसका अंत धीरे धीरे कई अदृश्य कारणों की परतों में छिपा होता है? हस्तिनापुर का लोप किसी एक घटना की कहानी नहीं लगता, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक शक्तियों के संगम का परिणाम प्रतीत होता है। पहला कारण था युद्ध का गहरा प्रभाव। महाभारत जैसा विनाशकारी संघर्ष केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या संतुलन को भी तोड़ देता है। जब एक पूरा योद्धा वर्ग समाप्त हो जाता है, तो राज्य की सुरक्षा और विस्तार की क्षमता कमजोर पड़ती है। दूसरा कारण था राजवंशीय अस्थिरता। पांडवों के बाद सत्ता नई पीढ़ियों के हाथों में गई, और हर संक्रमण अपने साथ अनुभव की कमी और आंतरिक संघर्ष की संभावना लाता है। तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण था भूगोल। हस्तिनापुर गंगा के तट पर बसा था, और नदियां जितनी जीवनदायिनी होती हैं, उतनी ही विनाशकारी भी। नदी के मार्ग परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है, पर जब वह निर्णायक मोड़ लेती है तो शहरों की नींव तक हिला देती है। पुराणों में वर्णित भीषण बाढ़ और राजधानी के कौशाम्बी स्थानांतरण का उल्लेख इस ओर संकेत करता है कि कोई बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ होगा। 20वीं सदी में बीबी लाल की खुदाइयों में मिली मोटी सिल्ट परत इस संभावना को बल देती है कि एक बड़े फ्लड इवेंट ने बसावट को बाधित किया। चौथा कारण था आर्थिक मार्गों का बदलना। यदि नदी का प्रवाह बदला, तो व्यापारिक रास्ते भी बदले होंगे, जिससे शहर की समृद्धि पर असर पड़ा होगा। और अंत में समय का स्वाभाविक क्षरण। जब राजधानी स्थानांतरित होती है, तो राजनीतिक संरक्षण हट जाता है, संसाधन कम हो जाते हैं, और शहर धीरे धीरे महत्व खो देता है। इन सभी कारणों ने मिलकर हस्तिनापुर को अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से इतिहास की सतह से नीचे धकेला। यह गायब होना किसी जादुई अंत की तरह नहीं, बल्कि सभ्यताओं के उस चक्र की याद दिलाता है जिसमें उत्कर्ष, स्थिरता और पतन एक ही कहानी के अलग अध्याय होते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ चुके थे। लेकिन हमारी कहानी जीत की नहीं है। हमारी कहानी एक ऐसे शहर की है जो अपनी शक्ति, वैभव और राजनीतिक स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता था, और फिर इतिहास से लगभग गायब हो गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उस क्षण से जब युधिष्ठिर ने राज संभाला, फिर परीक्षित और जन्मेजय के दौर से होते हुए उस रहस्यमय फ्लड तक, जिसने कथाओं के अनुसार इस महान सिटी को निगल लिया। और फिर हम पहुंचेंगे 20वीं सदी की एक्सकवेशन तक, जहां बीबी लाल की टीम ने मिट्टी की परतों में वो खोजा जिसने पूरी हिस्ट्री डिबेट को बदल दिया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम रिक्रिएट करेंगे वो पूरा सफर कि आखिर महाभारत वाला हस्तिनापुर कैसे और क्यों गायब हो गया। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। 18 दिनों की विनाशकारी लड़ाई के बाद पांडव विजयी थे और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ चुके थे। लेकिन यह किसी भव्य सेलिब्रेशन का क्षण नहीं था। ये एक भारी असहज शांति थी। जिस सिटी पर वे शासन करने वाले थे, वही सिटी अपने ही वंश के रक्त से भीग चुकी थी। हस्तिनापुर अभी भी खड़ा था, पर उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। राज तिलक हुआ, पर युधिष्ठिर के चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि अपराध बोध था। भीष्म शरशैया पर लेटे हुए उन्हें राजधर्म समझा रहे थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं था, ये एक मॉरल रिकंस्ट्रक्शन था। युद्ध ने केवल योद्धाओं को नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को घायल कर दिया था। महल सुरक्षित थे, पर घर खाली थे। सैनिकों की जगह विधवाओं का विलाप सुनाई देता था। फिर भी जीवन रुकता नहीं। धीरे धीरे बाजार खुलने लगे, खेतों में फिर हल चलने लगा, प्रशासन व्यवस्थित हुआ। युधिष्ठिर ने किंगडम को स्थिर करने के लिए नीति, न्याय और संतुलन को प्राथमिकता दी। अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिससे साम्राज्य की अथॉरिटी फिर स्थापित हुई। बाहर से देखने पर हस्तिनापुर फिर से मजबूत दिखने लगा, लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं, भीतर से कमजोर होते हैं। युद्ध की स्मृति, वंश की टूटन और नैतिक बोझ, इन सब ने इस राजवंश की नींव में एक अदृश्य दरार डाल दी थी। युधिष्ठिर का शासन स्थिर था, पर स्थायित्व शाश्वत नहीं होता। समय बीतता गया, पांडवों के जीवन में वैराग्य आया। अंततः उन्होंने राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान पर निकल पड़े। सिंहासन पर नया उत्तराधिकारी बैठा, पर क्या वह उसी स्थिरता को बनाए रख पाएगा? यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। एक समृद्ध सिटी, एक विजयी राजवंश और समय की अनदेखी शक्तियाँ। आने वाले वर्षों में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरे क्षेत्र की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को बदल देगा। हस्तिनापुर केवल एक राजधानी नहीं था, वो एक प्रतीक था,
और प्रतीक जब गिरते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। पांडव महाप्रस्थान पर निकल चुके थे। हस्तिनापुर अब परीक्षित के शासन में था। एक नई पीढ़ी, एक नया प्रशासन और एक कोशिश कि अतीत के रक्त रंजित अध्याय को पीछे छोड़ दिया जाए। परीक्षित को एक सक्षम शासक बना। किंगडम स्थिर था, व्यापार चल रहा था और गंगा के किनारे बसा यह नगर फिर से समृद्ध दिखने लगा। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्रकृति की अपनी टाइमलाइन होती है और वो किसी राजवंश की पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होती। परीक्षित के बाद जन्मेजय सत्ता में आए। परंपरा चलती रही, यज्ञ हुए, प्रशासन चला, लेकिन पुराणों और बाद की परंपराओं में एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जन्मेजय के वंशजों के समय गंगा में एक भयंकर फ्लड आया। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, ये एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था जिसने सिटी की नींव हिला दी। कल्पना कीजिए उस रात की, मानसून का उफान, गंगा का जल स्तर बढ़ता हुआ, मिट्टी की दीवारें कांपती हुई। हस्तिनापुर गंगा के बेहद करीब बसा था। सदियों से वही नदी उसे जीवन दे रही थी, लेकिन उसी नदी ने एक दिन अपना रास्ता बदल दिया। रिवर कोर्स शिफ्ट हुआ, पानी ने तटबंध तोड़े, महल, घर, बाजार सब जल में समा गए। ये केवल एक फ्लड नहीं था, ये ज्योग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। जब नदी अपना मार्ग बदलती है तो पूरी सिविलाइजेशन की दिशा बदल जाती है। परंपरा कहती है कि इस विनाश के बाद राजधानी को कौशाम्बी शिफ्ट कर दिया गया। हस्तिनापुर, जो कभी कुरु वंश का केंद्र था, धीरे धीरे वीरान हो गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मिथिकल स्टोरी है जिसे पीढ़ियों ने दोहराया, या वास्तव में कोई फ्लड लेयर, कोई फिजिकल एविडेंस धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या सच में गंगा ने हस्तिनापुर को निगल लिया था? सदियों तक ये केवल कथा रही, ग्रंथों में वर्णन था, पर जमीन पर खामोशी। लोग कहते रहे कि महाभारत इतिहास है या मिथ, ये तय करना मुश्किल है। हस्तिनापुर का गायब होना उसी बहस का हिस्सा बन गया। लेकिन 20वीं सदी में जब आर्कियोलॉजी ने विज्ञान का सहारा लिया, तब कुछ ऐसा सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को फिर से जीवित कर दिया। मिट्टी की परतों में छिपा हुआ था वो जवाब जिसका इंतजार सदियों से था। सदियां बीत चुकी थीं। हस्तिनापुर अब केवल ग्रंथों, कथाओं और लोक स्मृतियों में जीवित था। कुछ लोग इसे मिथिकल सिटी मानते थे, कुछ इसे खोई हुई हिस्ट्री। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में एक आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ने इस बहस को नया मोड़ दिया। वर्ष 1950 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल और उनकी टीम ने हस्तिनापुर में एक्सकवेशन शुरू की। उद्देश्य साफ था, क्या महाभारत की कथा के पीछे कोई फिजिकल एविडेंस छिपा है? जैसे ही खुदाई शुरू हुई, धरती ने अपनी परतें खोलनी शुरू की। स्ट्रैटिग्राफी के माध्यम से अलग अलग लेयर्स को सावधानी से दर्ज किया गया। मिट्टी के बर्तन, संरचनाओं के अवशेष और ख़ास तौर पर पेंटेड ग्रे वेयर नाम की एक विशिष्ट सिरेमिक शैली सामने आई। ये वही काल माना जाता है जिसे कई इतिहासकार महाभारत काल से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे रोचक खोज थी एक स्पष्ट फ्लड लेयर, एक मोटी सिल्ट की परत जो सामान्य बसावट की परतों के बीच अचानक दिखाई देती है। यह संकेत देता है कि किसी समय एक बड़े जल प्रवाह ने यहाँ की संरचनाओं को ढक दिया था। वैज्ञानिकों ने इसे एक मेजर फ्लड इवेंट का परिणाम माना। क्या ये वही फ्लड था जिसका उल्लेख परंपराओं में मिलता है? क्या गंगा ने वास्तव में अपना रिवर कोर्स बदला और सिटी को प्रभावित किया? एक्सकवेशन ने यह सिद्ध नहीं किया कि महाभारत की हर घटना पर पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। वह मिट्टी की परतों में दब गया था। समय के साथ उसका महत्व कम हो गया और राजधानी शिफ्ट हो गई। एक समय का पावरफुल किंगडम धीरे धीरे एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया। तो क्या महाभारत केवल एक महाकाव्य है या वो हिस्ट्री और मिथ के बीच खड़ी एक जटिल कहानी है? हस्तिनापुर का गायब होना हमें ये सिखाता है कि सबसे मजबूत साम्राज्य भी प्रकृति और समय के सामने अस्थायी हैं। अगर आपको ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज पसंद हैं, जहां हम मिथ और एविडेंस को साथ रखकर समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार हम किसी और ऐतिहासिक रहस्य की परतें खोलेंगे।